कई चेहरे हैं आरएसएस के, उस सबसे लड़ना पड़ेगा। जी मैं आता हूं धनंजय जी आपके पास। धनंजय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? धनंजय कुमार जी? जी सर। चलिए, जब ओके ओके ओके, फिर से सवाल दोहरा देंगे प्लीज। मैं आ रहा हूं सर, अभी बस सवाल पे ही आ रहा हूं, आप कंफर्टेबल हो जाइए, तब तक मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूं। अनिल सिन्हा जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि मैन्युफैक्चरिंग में हम कहाँ खड़े हैं, तो मैं थोड़ा सा डेटा बता देता हूं, क्योंकि मेरे पास डेटा की कभी कमी नहीं रहती है। अनिल जी और जिगर भाई हमेशा जानते हैं। हम भी जानते हैं। भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपोर्ट है, जिसको मर्चेंडाइज गुड्स कहते हैं, वो सिर्फ $400 बिलियन है। चीन का इस साल का मर्चेंडाइज गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो $4000 बिलियन है, भारत से 10 गुना है। चीन की इकोनॉमी 8 गुना, इकोनॉमी भले उनकी 6 गुना बढ़ी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उनकी 20 गुना बढ़ी है। और बताता हूं एग्जांपल, भारत में हर साल 37 लाख कारें बिकती हैं, जिसमें इंक्लूडिंग एसयूवी 37 लाख कारें बिकती हैं। उन 37 लाख कारों में जो लग्जरी गाड़ियां हैं, हम लग्जरी किसको कहते हैं, जो BMW, ऑडी है, मर्सिडीज बेंज है, इनको लग्जरी गाड़ियां कहा जाता है। भारत में 37 लाख गाड़ियों में से सिर्फ 40,000 गाड़ियां लग्जरी गाड़ियां बिकती हैं, जो 1.1% है। चीन में प्रति साल जो है 37 लाख गाड़ी भारत के मुकाबले 2 करोड़ गाड़ियां बिकती हैं। अब उनकी डीप पॉकेट्स देखिए कितनी है। जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो भारत की 40,000 के मुकाबले हर साल वहां पर उनका 10%, 20 लाख गाड़ियां बिकती हैं। उनकी पॉकेट्स बहुत डीप है, $12,000 पर कैपिटा इनकम है। उनका व्यापार का जो एरिया है इतना बड़ा है, जो मैन्युफैक्चरिंग में और रिसर्च का है, जो भारत तो छोड़िए, आज अमेरिका भी उस फैक्ट्री को कंपेयर नहीं कर सकता। पूरा यूरोप मिल जाए तो उससे कंपेयर नहीं कर पाता। इट्स ए फैक्ट्री टू द वर्ल्ड, क्योंकि उसको एक सुविधा है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेके वहां पर जाते हैं और कहते हैं चाइनीज से मुझे प्रोडक्ट चाहिए, बोलते हैं 15 दिन दे दो, 15 दिन बाद आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपसे कहे कि 15 दिन में प्रोडक्ट बना दूंगा। अब आता हूं धनंजय कुमार जी, मैं आपके पास अपना प्रश्न लेके। ये अनिल सिन्हा जी ने जो डेटा बताए थे, मैंने थोड़े और उसके अंदर जोड़े हैं, आई हैव जस्ट एडेड। जो बातचीत हो रही है इस समय कि 2024 कठिन से कठिनतम होता चला जा रहा है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मोदी जी के लिए कठिन हो रहा है, विपक्ष के लिए भी कठिन है। ये लिटमस टेस्ट है दोनों के लिए। लेकिन यहां पर जो कहते हैं ना कि जो मजबूत दिल वाला होगा, जो मजबूत इरादे वाला होगा, जो मजबूत मेहनत करेगा, तब तक पूरे 12 के 12 महीने, 14 महीने, तब तक वो जीत के निकल जाएगा। सिकंदर वही बनेगा अल्टीमेटली। धनंजय कुमार जी। देखिए, मेहनत तो कर ही रहे हैं सब लोग, विपक्ष भी कर रहा है और पक्ष भी कर रहा है। मोदी जी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं वो ठीक से। हाँ, लेकिन आप किसके लिए जाग रहे हैं, वो सवाल ये खड़ा होता है। देश की जनता के लिए जाग रहे हो या अडानी जी के लिए जाग रहे हो, सवाल ये खड़ा होता है। आप जो है मेहनत कर रहे हो, वो चुनाव जीतने के लिए कर रहे हो या जनता के जीवन में खुशी आए, सुख आए, इसके लिए कर रहे हो। ये दो महत्वपूर्ण पहलू है। अब आपने जो प्रोडक्शन की बात कही और सारी जो चीजें कही, तो ये पूरी दुनिया में ये माना जा रहा है कि मंदी आने वाली है, और लगातार उस पर आ रहा, अमेरिका से लेकर के यूरोप से लेकर के बाकी देश भी परेशान है इस बात से। आप तो डेटा वाला आदमी हैं कि मंदी 2030 तक जो ग्रोथ रेट है बहुत कमजोर रहेगा। अब 2008 के समय भी मंदी की बात हुई थी, लेकिन भारत को उसका असर दिखा नहीं, इसलिए कि बहुत विद्वान व्यक्ति जो है मनमोहन सिंह हमारे थे, प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने किस तरह से बचाया था देश को मंदी में फंसने से, है ना। फिर आप देखिए कि जब नोटबंदी हुई थी, तब लगातार कहा था जो हमारे रघुराम राजन थे या और लोग थे कि देश को ऐसी जगह फंसा दिया है जहां हम नेगेटिव में चले जाएंगे, पूरी हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। जीएसटी जिस तरह से लागू किया था उस पर भी बात हुई थी। राहुल गांधी के कई ट्वीट्स हैं उसको लेकर के कि आपने जो नोटबंदी हुई, जो जीएसटी हुई, इस दोनों की वजह से जो छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं, जो छोटे छोटे उत्पादक हैं, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग वाले जो लोग हैं, उनकी कमर तोड़ दी। और ये बात आपके पास डेटा में भी होगा कि ढेर सारे कुटीर उद्योग बंद हो गए। कुटीर उद्योग मतलब होता है जो 10 आदमी, 12 आदमी, 5 आदमी को लेकर के काम करता है। उन सबके बंद होने से कितना भारी असर पड़ा है वो हम देख पा रहे हैं। उस समय वो बंद नहीं थे, उस समय चल रहे थे, और हमारा देश इसलिए बचा था कि फुटकर जो थे लोग, जो हमारे रिकॉर्ड में भी कई जगह नहीं थे, वो काम कर रहे थे, तो बेरोजगारी का इतना गहरा संकट नहीं था। आज सवाल ये है कि मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार पूरे 9 साल में नहीं दिया, उन्होंने तो कहा था हर साल देंगे, लेकिन 9 साल हो गए, कितने लोगों को रोजगार दिया?
हम तो ये जानते हैं कि कई सारे जगहों पे रोजगार बंद हो गए, नौकरियां छूट गई। सरकारी नौकरियों से 50,000 में डेटा पढ़ रहा था कि पिछले 5 सालों में जो फोर्सेज है, सीआरपीएफ और जो फोर्सेज, उससे 50,000 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है ना। तो अच्छा, बाकी जगह जहां बेरोजगार दौड़ रहे हैं वहां लाठी खा रहे हैं, उनको लाठी मिल रही है, नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा। और जो नियुक्ति पत्र बांटने का जो ढोंग कर रहे हैं, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्री, मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। पहले तो पोस्ट आता था। इन्हीं 3 दिनों के अंदर भारत में एक्सेंचर 9,000 एम्प्लॉइज को निकाल रहा है। इसी हफ्ते एयर इंडिया 2,000 को निकाल रहा है। 11,000 इसी हफ्ते बाहर हो रहे हैं सर। तो बिल्कुल, तो ये सारा डेटा बता रहा है। नहीं, नियुक्ति पत्र बांटने का उनको जो ढोंग करना पड़ रहा है वो इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि नौकरियां है नहीं, असंतोष है जो अच्छा, फिर जो सारी बातें हो रही है पेंशन को लेकर के, जो झगड़ा चल रहा है वो क्यों नहीं दे। ये तो पहले जब सरकार में नहीं था तो यही कमिट करके बैठे थे कि हाँ पेंशन मिलना चाहिए, वो सेना को भी पेंशन दिला रहे थे, लेकिन क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई है। इन्होंने कहा था कि जो है हम फलाना जगह से मेड इन इंडिया करेंगे, मेक इन इंडिया यानी मेड इन इंडिया। भाई कौन सी इंडस्ट्री लगी, कहाँ इंडस्ट्री लगी? और इनका सारा जोर जो था कि अडानी साहब आएंगे और देश को बहुत मालामाल कर जाएंगे, और अडानी साहब दूसरे नंबर पे पहुंच भी गए थे दुनिया में। लेकिन अडानी साहब के यहाँ या अडानी साहब की वजह से कितने लोगों को रोजगार मिला है ये भी सबको जाहिर है। कितने लोगों को रोजगार मिला है? क्या जितना टाटा रोजगार दे रहा है, जितना और दूसरी कंपनियां दे रही, उतना भी रोजगार दे पाए अडानी साहब? तो नहीं दे पाए। ये कुछ हजार में रोजगार दे पाए हैं, और उनकी भी स्थिति खराब हो गई कि आज जो शेयर बाजार में पैसा लगाया हो तो उसमें ज्यादा पैसा लगाने वाले कौन लोग हैं? गुजराती और मारवाड़ी हैं। मैं जानता हूं वो सारे छोटे लोग जो हैं, जो गुजराती मारवाड़ी, बेहद फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत परेशान है, उनको भारी नुकसान हुआ है। और पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं, जब से अडानी जी के खिलाफ हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी है, तब से शेयर बाजार जो क्रैश किया है वो लगातार गिर रहा है। और अभी जो बैंकों का जो हाल हुआ है अमेरिका में, यूरोप में, जो बैंकों की स्थिति बताई जा रही है, जो बताई जा रही है, मंदी की हालत बताई जा रही है, उसकी वजह से पूरा शेयर बाजार जो है बुरी हालत में। शेयर बाजार की बुरी हालत से होने से फर्क ये पड़ता है कि हमारे जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए शेयर बाजार बहुत इंपॉर्टेंट संकेतक है। वो बताता है कि प्राइवेट इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। वेदांता की हालत देखिए, वेदांता के क्या किया अभी, वेदांता के शेयर कहाँ चले गए? और वेदांता भी मुश्किल में है क्योंकि सरकार ने उसको जो कमिट किया था हिंदुस्तान जिंक को लेकर के, वो कमिटमेंट नहीं निभा पाई वेदांता। क्यों? क्योंकि मोदी जी बेचारे फंस गए अडानी वाले मैटर में। अब उनको लग रहा है क्या करें। अडानी जी का आप जान रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में जो अंबुजा सीमेंट का जो प्लांट था वो बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया उन्होंने? केवल इसलिए नहीं बंद कर दिया कि वहां सरकार जो है दूसरी आ गई, उसकी और सारी, ये इसलिए भी नहीं कर दिया है कि वो जो ट्रक वाले हैं वो पैसे ज्यादा मांग रहे हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं था। हड़तालें या मजदूरों की मांग वो चलती रहती है। वो इसलिए किया है कि इनके पास जो है खुद ही फंड की कमी हो गई है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखिए कि जो हिंदुस्तान को बनाने के निकले थे, इनके पास बनाने के लिए नहीं है। और बनाने के लिए इसलिए भी नहीं है, दिखाई पड़ रहा है कि कहीं अपनी उपलब्धियों को ये गिना नहीं रहे हैं। चाहे नोटबंदी की बात हो। धनंजय भाई, लेकिन जो अंधभक्त है वो तो सुनने को तैयार है कि भारत में कुछ नहीं हो रहा है। उनके हिसाब से तो भारत विश्व गुरु है और मोदी जी तो इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। हम वही तो विषय डिस्कस कर रहे हैं अल्टीमेटली। सर अगर अंधभक्तों के कहने से देश चल रहा होता, पेट भर रहा होता, तो हम भी कहते, हमको भी कहने में हर्ज नहीं था। मैं तो बताऊं, मैं कल एक डिबेट में था, मैंने बहुत कुछ बोला, बाद में मुझे लगा उतना गुस्से में भी मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे गुस्सा आ जाता। गुस्सा इसलिए आ जाता है, आज मैंने एक पोस्ट भी लिखा है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे। मुझे गुस्सा ये इसलिए आता है कि मुझे सब दिखाई पड़ रहा है। मैं अंधभक्त की जो बात कर रहे हैं, एक प्रोग्राम आता है एक चैनल पे, माहौल गर्म है करके, उसमें लोगों से बात करते हैं। कई जगह मैं देखता हूँ अलग अलग चैनलों पे लोगों से बात कर रहे हैं। लोग कैसे हैं? वो लोग जो भक्त हैं वो क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं कि कुछ भी हो हमको नहीं पता, मोदी जी बहुत बढ़िया करेंगे, कुछ भी हो मोदी जी देश को जो है विश्व गुरु बना देंगे। ये नहीं पता है राहुल गांधी को क्यों माफी मांगना है, मुझे नहीं पता राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। ऐसे जो लोग हैं जो उनको 30% या 35% वोट देते हैं, वो उनके भरोसे जो चल रहे हैं, उनके भरोसे देश को नहीं चलाया जा सकता है।
देश को चलाने के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए, देश को चलाने के लिए मजबूत तंत्र चाहिए, और देश को चलाने के लिए जनता को साथ लेना पड़ेगा। 35% हिंदुस्तान नहीं है, अंधभक्त ही हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान में ढेर सारे लोग हैं जो 67% लोग इनको वोट नहीं देते हैं, वो भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। और ये जो कह रहे हैं कि हम फ्री में अनाज खिला रहे हैं, कब तक खिलाएंगे? रिपोर्ट ये है दिनेश भाई कि ढेर सारे लोगों ने कह रहे हैं कि अब उनको अनाज नहीं मिल रहा है। तो उस लेवल पे कई सारी चीजें हैं जहां पे फ्लॉप है, लेकिन सवाल उठता है ये कब तक बंद करके रखेंगे अपनी आंखों को? एक दिन इनकी आंखें खुल ही जाएंगी, क्योंकि अब जो है संकट जो है माथे पे आके खड़ा हो गया है। जी दिनेश भाई।